नमस्कार मित्रों, द सत्यवादी शो के खास बुलेटिन द लैंड पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम बार बार जिक्र करते हैं और बताते हैं कि द लैंड पोस्ट एक इस तरह की परिभाषा है, एक इस तरह का चित्र बनाने और गढ़ने का प्रयास है, कोशिश है, जिसमें कुछ ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं के बारे में बताया जाता है जो दूर खड़े रहकर आने वाली पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त करते हैं, उनकी राह को निष्कंटन करते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं बाल साहित्य में उत्कृष्ट योगदान देने वाले दौसा के रहने वाले अंजुम, जो कि बाल साहित्य के क्षेत्र में बड़े गर्व से उनका नाम दिया जाता है, उनका परिचय दिया जाता है। नमस्कार मित्र, स्टूडियो में आपका स्वागत है, कार्यक्रम आपका स्वागत है। ये बड़ी खुशी की बात है कि लंबे अंतराल बाद आपसे मुलाकात हो रही है, और अंतराल इतना लंबा रहा है कि स्मृतियों में अपनी जो पुरानी यादें थी, पुराना जो योगदान था, वो यूँ लगता है बहुत पीछे छूट गया हो। जब मैं ही बहुत कुछ याद नहीं कर पा रहा, तो जो नई पीढ़ी है, नए लोग हैं, वो तो शायद ही अंजुम को उस रूप में, उस कद में शायद ही जानते होंगे, जिस कद में, जिस रूप में, जिस नाम में उन्हें जानना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि अंजुम नई पीढ़ी के लिए अगर परिचय कराना हो तो क्या है? यदि चाहोगे इसको ठीक कर देते हैं। जी बताइए। नमस्कार। सबसे पहले आपका आभार, और साथ में जितने भी दर्शक हैं आप सभी का आभार, अपने चैनल का आभार। और ये मेरे लिए बड़े गर्व की और अभिमान की बात है कि आज मैं बड़े भाई के सामने ही बैठा हूँ और आपका ही आशीर्वाद मुझे मिला। हम साथ साथ थे, और ये आपको भी मालूम है कि हम पत्रकारिता के क्षेत्र में एक साथ रहे, लेकिन किसी कारणवश अपने सरकारी सेवाओं में जाना पड़ा और एक अलग रास्ता भी चुना। बाकी जो बाल साहित्य के क्षेत्र की बात करें कि बाल साहित्य के क्षेत्र में जाना, वो एक साहित्य की धारा को ही मैंने जरा मोड़ने का प्रयास किया है। बाकी ऐसा नहीं है मैं बाल साहित्य में ही काम कर रहा हूँ। जो इतर विधाएं हैं अपनी साहित्य की, चाहे वो गीत, गजल, कहानी, नाटक और रेखा चित्र जैसी जो कठिन विधाएं मानी जाती हैं, उन विधाओं पर भी मेरा कार्य है। और ब्रजभाषा के जो छंद हैं, मात्रिक और वार्णिक छंद, जिनमें पूरा आपका शिल्प देखा जाता है जी, तो उसमें भी मेरा पूरा कार्य है ब्रजभाषा में। और बाल साहित्य का ये है कि बच्चों के लिए लिखने में एक आनंद की अनुभूति होती है, और इस वजह से जब मैंने बच्चों को अपने निकट देखा है, और जब मेरे घर में भी छोटे छोटे बच्चों के लिए मैंने लिखा, तो वो प्रवाह एक तीव्रता के साथ बढ़ा। और पत्र पत्रिकाओं ने भी मुझे, जो बाल पत्र पत्रिकाएं थी, चाहे वो राजस्थान पत्रिका का कलेवर जो परिवार परिशिष्ट हुआ करता था, और चाहे आपका जो बच्चों का देश है, नंदन है, चंपक है, इन पत्र पत्रिकाओं ने काफ़ी प्रकाशित किया मुझे। और आज भी लगातार बाल वाटिका जो पत्रिका है, जो राजस्थान की मानवीय पत्रिका है, ये निरंतर मुझे प्रकाशित करती है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। जो आपने पत्रिका का रेफरेंस दिया, उस पर जो परिवार आता है उसमें मैंने भी लिखा हुआ है, कुछ कहानियाँ मेरी भी आई हुई है। ये बार बार हमें डिस्टर्ब कर रहा है, कोई इशू नहीं, मैं इसको कस देता हूँ थोड़ा सा। तो अंजुम जी, आपका जो बचपन था, मैंने जितना जाना, आपकी रुचि पेंटिंग में थी, ठीक है? पेंटिंग से शुरू हुए, कविता तक पहुंचे, और कविता से होते हुए लेखन तक आपकी यात्रा इस समय जारी है। तो पेंटिंग से कविता पे होते हुए, काव्य पे होते हुए, आज तक की जो यहाँ तक आप पहुंचे, वो सफर किस तरह का रहा, किस तरह की यात्रा रही, कहाँ का मोड़ आए, कैसे घुमाव आए? जीवन में कुछ कलाकारी बचपन से ही थी जी, कुछ ना कुछ कलाकारियाँ करने का शौक रहा। तो जैसे मिट्टी के जो घर बनाते थे, हाँ, तो हम बड़े बड़े महल बनाने की कोशिश करते। क्या बात है, सत्य बता रहे हैं, हम 3-3 मंजिल तक के महल, क्योंकि वहाँ रींगस की जो माटी होती थी वो बिल्कुल भुरभुरी और बूढ़ा माटी जिसे कह सकते हैं वो होती थी, और हम उस पर बैठे यानी कई तरह के महल वगैरह बनाते थे। और वहीं से फिर हमारे मन में कुछ कलाकृतियों को, जैसे कि कार्टून उस समय बहुत कम देखने को मिलते थे, लेकिन नंदन और चंपक जैसी जो पत्रिकाएं जब हम पढ़ते थे, तो उनमें बने हुए कार्टून, और जब वो कहते थे कि ऐसा चित्र बनाकर हमें भेजें, तो वो हमें लगता था कि चैलेंज है हमारे लिए, और हम उस चैलेंज को फिर महसूस करते थे कि यार यदि ये चैलेंज हम कर देंगे तो हमें 25 रुपए का इनाम मिलेगा। क्या बात है। और उस 25 रुपए के इनाम के खातिर हम वो चैलेंज बनाते थे। मुझे खूब याद है कि मैंने एक ऊंट का चित्र बनाया था पहली बार, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी
और उस खुशी का, हालांकि मुझे इनाम नहीं मिला उसमें नंदन में, वो बालहंस में, सॉरी रोड्स बालहंस में। मिलाने होते थे कई बार ना। हाँ, डॉट्स नहीं, वो एक चित्र देते थे और उस चित्र पे दूसरा ऐसा Okay. कैसा चित्र बनाना होता था। तो वो मैंने भेजे कई बार, लेकिन नहीं मिले मुझे उसमें। लेकिन मजेदार ये रहा कि मैं उसके बाद जो अपने कभी शिवाजी, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, इनके मैंने बहुत चित्र बनाए थे। तो मुझे उस समय याद है कि सफेद पन्ना भी मिलना हमें बड़ा मुश्किल होता था। पराग भी मैगजीन आती थी, पराग बहुत बढ़िया, बाल सखा, पराग, लाइब्रेरी में जाके। जी बिल्कुल बिल्कुल। लाइब्रेरी नहीं, हमारे स्कूल में ही आती थी उस समय, क्योंकि हम जिस स्कूल में पढ़ते थे वो सरकारी रेलवे स्कूल हुआ करता था एमएस का, और उस विद्यालय में ये पत्र पत्रिकाएं नियमित आती थी। तो मेरे लिए बड़ा अच्छा रहा कि उस समय कपीश जो आता था एक, जो हमारे प्रकाशन विभाग की पत्रिका, उसमें कपीश को मैं जरूर पढ़ता था। जी। और धीरे धीरे करके अब हमारे बीच में नहीं है, जैसे प्राण, उनका चाचा चौधरी और इनकी कॉमिक्स वगैरह पढ़ना, प्राण का तो पढ़ा हुआ है। हाँ, बहुत। प्राण और एक बिंदी लगी रहती थी केवल ना। जी। और इसके अलावा अपने राजस्थान पत्रिका की जो बालहंस जो पत्रिका आती थी, इसके जो संपादक हुआ करते थे उस समय, कुशवाहा जी, अनंत कुशवाहा साहब जी, अनंत कुशवाहा। हाँ, वो तो साहित्यकार और उपन्यासकार भी बिल्कुल भी आते थे काफी। बिल्कुल। लेकिन वो सबसे बड़ी बात है, वो चित्रांकन भी करते थे, चित्रकथाएं लिखते थे। तो उनकी जो चित्रकथाएं हुआ करती थी उन्हें जरूर पढ़ते थे हम जी। तो अनंत कुशवाहा जी को बहुत पढ़ा, और उसके बाद धीरे धीरे करके, हालांकि मुझे नहीं पता कि उस समय किन किन राइटर्स को मैंने पढ़ा है, जी, लेकिन इतना जरूर था कि चंदा मामा हो, चंपक हो और नंदन हो, बालहंस हो, ये मेरे पास संपूर्ण मात्रा में रहती थी, और उन्हें पढ़ करके और बड़ा आनंद आता था। धीरे धीरे जब यहाँ चित्रकारी से, जब पापा के शांत होने के बाद एकदम से अलग रास्ता, पता नहीं, मुझे भी नहीं मालूम कि मैंने कैसे चुना, लेकिन इतना जरूर है कि पहली बार आगरा विश्वविद्यालय की एक पुस्तक थी संगम, जो कोर्स में चलती थी, और उसमें 4 गजलें, अच्छा, दीक्षित, वो दुष्यंत कुमार जी की थी। तो उसकी पहली पंक्ति, क्योंकि मैंने कभी हिंदी पढ़ी नहीं, मैं बीएससी और 12th साइंस से थे, आपने डी फार्मा किया है। जी। एकाएक धारा चेंज हो गई। हाँ बिल्कुल, वो वही बता रहा हूँ कि पापा के बाद जो धारा चेंज हुई, वो धारा ये थी कि बस वो पहली बार मैंने वो पंक्ति पढ़ी थी कि कहाँ तो चिराग तय था हर एक घर के लिए, कहीं कहाँ चिराग मैं शहर नहीं, शहर भर के लिए। तो मुझे लगा कि ये ऐसी भी गजलें लिखी जाती हैं, क्योंकि हम बहादुर शाह जफर और मीर तकी मीर की और इनकी गजलें उस समय पढ़ते थे। लेकिन जब मैंने पहली बार दुष्यंत को पढ़ा, तो मुझे लगा कि हम गजलें लिख सकते हैं, अपनी कविताएं लिख सकते हैं। और मैंने तब पहली बार टूटी फूटी कुछ गजलें और इस तरह लिखना शुरू किया। राष्ट्रदूत ने मेरी गजलें छापी, पहली बार जो उनकी पत्रिका आती थी। इसके बाद हिमालय, हिंदुस्तान, तब तक मैं अंजीव रावत के नाम से लिखता था, लेकिन डॉक्टर जहीर कुरैशी जो बहुत अच्छे गजलकार थे उस समय, उनके कहने पर अंजुम नाम से मैं। हाँ, मेरा सवाल यही था कि अंजुम कैसे हुए, ये सवाल था, उसका जवाब आपने पहले ही दे दिया। हाँ, मेरा अगला सवाल यही था कि क्यों जब बोलते हैं तो अंजुम बहुत ज्यादा कॉमन नाम नहीं है, क्या मीनिंग होता है इसका? अंजुम का मतलब सितारा। ओके। तो उन्होंने मुझे पहली बार जब पढ़ा तो किस उम्र की बात है ये? मेरी उस समय मैं 22 वर्ष का हुआ करता था। आपकी जो बड़ी उपलब्धियां, मैं जितना जान पाया आपके बारे में, यही है कि बहुत कम उम्र में बहुत ज्यादा हासिल आपने किया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये मैंने हासिल नहीं किया, मैंने हासिल नहीं किया, सब ईश्वर की कृपा रही है। बाकी मेरा मानना यह है कि हम एक लकीर, एक शब्द भी नहीं लिख सकते, ऊपर वाले की यदि मर्जी नहीं है तो हम नहीं लिख सकते। बिल्कुल। आपको जो पुरस्कार मिले वो भी संभवतः इन्हीं कैटेगरीज में मिले कि सबसे युवा, सबसे कम उम्र के, कुछ बताइए ना अपने पुरस्कारों के बारे में। पुरस्कारों में हालांकि मुझे देश के अनेक राज्यों से मुझे पुरस्कृत किया गया, बाल साहित्य पे भी। पहला कब मिला? पहला पुरस्कार मुझे अपने दौसा की धरती पर लालसोट से मिला था। ओके। और वो अपने श्री राजेंद्र यादव जी ने अपने पिता की स्मृति में शुरुआत की थी, स्वर्गीय श्री चरण सिंह जी यादव के नाम से। तो यादव जी जो अभी भी ये दो साल जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय भी करते थे ये साहित्य सेवा? हाँ बिल्कुल। क्या बात है। इनका बड़ा सहयोग रहा, इन्होंने मुझे क्योंकि दौसा जब मैं शुरू हुआ लिखना जी, तो उस समय
श्री रविंद्र चतुर्वेदी जी, श्री रमेश शर्मा जी हाँ और राजेंद्र यादव जी का पूरा सहयोग था। इन्होंने मुझे पूरी तरह से साहित्य की जो कहते हैं ना कि एक लीग पे खड़ा करने की कोशिश इन लोगों के द्वारा हुई थी। रमेश शर्मा जी रात ही रहते हैं? नहीं नहीं, अच्छा। बिल्कुल हमारे पड़ोस में रहते हैं, टीचर हैं वो, टीचर थे उस समय। और फिर संजय झाला जी ने भी तो मेरा वहाँ पहला पुरस्कार आपको वहाँ मिला? जी, क्या बात। अनुराग सेवा संस्थान की तरफ से। क्या था वो? 2100 रुपए की राशि। दर्ज के कौन से सन में? ये 2002 में, जब मेरी पहली पुस्तक 2001 में प्रकाशित हुई, एक टुकड़ा रोशनी, तो उस पर उन्होंने मुझे। किस तरह की पुस्तक थी वो? कोई गजल का संग्रह था? जी बिल्कुल, वो उस समय एक टूटा फूटा ऐसा संग्रह था। क्या था उसमें खास, कुछ याद है? गजलें हैं उसमें, कोई गजल? हाँ, एक गजल जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि मेरी जिंदगी का भला मोल क्या है, हाँ। मैं हूँ धूल में एक छिटका रुपया, मिलेगी न मंजिल मेरे साथ तुमको, मैं हूँ रथ का एक चरमराता सपैया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और इस तरह की एक गजल थी। और लास्ट इसका था कि गए दूर जिससे सभी ग्वाल गोपी, वही हूँ मैं रोता बिलखता कन्हैया। क्या बात। कुछ इस तरह की गजलें उसमें थी। लेकिन मुख्य जो धारा में आया, हाँ। वो दुष्यंत जी को पढ़ने के बाद, उसके बाद मुझे लगा कि धारा और कविता जो है वो उसका प्रभाव अलग होना चाहिए। हम सिर्फ अपने को और अपनी एक मनोरंजन के लिए या सिर्फ अपने को ही शो करने के लिए कविता न करें। क्योंकि मेरा मानना रहा, कविता अपनी भावनाओं का परिस्थिति के खिलाफ एक युद्ध है। क्या बात। और आवश्यक है कि हम अपनी भावनाओं को कैसे दूसरे की भावनाओं से जोड़ें और उस परिस्थिति के खिलाफ ला करके खड़ा करें। जी बिल्कुल सही। क्योंकि ये आज का नहीं है, क्योंकि कवि, हम कोई बड़े कवि नहीं ना, हम कवि हैं। मैं तो अपने आप को कवि नहीं मानता, क्योंकि संत सुंदरदास जी की धरती पर, संत सुंदरदास जी की धरती पर खड़े होकर के कहें कि मैं कवि हूँ, तो मुझे लगता है शायद बहुत गलत है। मैं आपका परिचय पढ़ रहा था, उसमें देख रहा था कि एक किताब आदमी कोई लिख लेता, 2-3 किताब लिख लेता, 5-10 लिख लेता, ये मानता कि बहुत कुछ कर लिया, तो जो लगता है परिचय बड़ा प्रगाढ़ हो गया। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि आपने 200 से ज्यादा पुस्तकें लिखी हैं, वो भी अलग अलग विषयों में, तो यूँ लगता है कि कैसे सब हो पाए। आप ही सब पूछ लेते हैं इतने कम उम्र में, आपकी तो उम्र, बल्कि आप तो जो एक तयशुदा, आप वो एक पिक्चर क्लियर होती है, कवियों की जो फोटो बनती है, साहित्यकारों की जो पिक्चर जहन में आती है, उससे तो बिल्कुल अलग है। अब बड़े फिल्मी स्टाइल के व्यक्ति प्रतीत होते हैं, सुंदर सुदर्शन प्रतीत होते हैं। ऐसा नहीं तो 200 किताबें लिखना अपने आप में बड़ी बात है। देखिए, और इतने कम समय में नहीं, इसमें और अलग अलग विषयों पे। बिल्कुल बिल्कुल, इसका मैं आपको बताता हूँ। मेरे जीवन में जो सबसे बड़ा परिवर्तन था, वो पहली पुस्तक जब मेरी आई, तो उस पुस्तक से हालांकि मुझे कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मैंने वो पैसा देकर के छपवाई थी, आपको बताऊँ। और वो परिस्थितियां ऐसी थी कि उस समय मेरे पास पैसा भी नहीं था, क्योंकि बेरोजगारी की हालत बड़ी पहली रास्ता में बड़ी दिक्कत आती है। लेकिन मेरे जीवन में सबसे बड़ी बात थी, यहाँ एक श्री जगदीश मिश्रा जी एक लेक्चर हुआ करते थे, जो जयपुर पब्लिशर्स से जानकारी रखते थे। तो वो मुझे एक बार लेके गए, मेरी किताबें पढ़ी। तो जब पहली किताब पढ़ी उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों बैठे हो, अच्छा यहाँ मेरे साथ चलो। आपकी क्वालिटी, वो जो लेखन देख के, पता नहीं उन्होंने मुझे क्या देखा, क्या वो मेरी उम्र। अब जब मैं पहुंचा तो वहाँ अजमेरा बुक डिपो के श्री रवि अजमेरा जी थे, और वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझे बिठा दिया, मैं भी बैठ गया। अब मिश्रा जी से उन्होंने कुछ बातें वगैरह की। उसके बाद उन्होंने कहा, अच्छा आप किसी राइटर को लाने वाले थे? अच्छा, तो राइटर कहाँ है? तो जब आप सामने बैठे थे तो उन्होंने कहा ये रहे। अब उन्होंने मुझे देखा तो बिल्कुल पतला दुबला एक साधारण लड़का, बिल्कुल आप देखेंगे मेरी पुरानी फोटो तो बड़ा आश्चर्य करेंगे। उन्होंने कहा कि ये राइटर हैं। उन्होंने मेरी तरफ हाथ यूं करके कहा जैसे कि वो हाँ बिल्कुल, उनको कोई विश्वास नहीं था। तो उन्होंने कहा ठीक है, यदि ये राइटर हैं तो आप ऐसा कीजिए, इनसे कुछ किताब वगैरह आप तैयार करवाइए। तो वो मेरे जीवन का एक ऐसा मोड़ था जहाँ मैं पब्लिशर के सामने गया। पब्लिशर जो रवि अजमेरा जी थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह मुझे सहयोग भी किया और मुझे समझाया कई चीज़ों को। और सच बात तो ये थी कि उन्होंने मुझसे पूछा, आप क्या बाल साहित्य लिख सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ भी मेरे सामने वो चैलेंज था जी। मैंने बाल साहित्य में बाल कविताएं उनको दी, और करीब 2 या 3 साल बाद उन्होंने मुझसे कहा, क्या आप बाल कहानियाँ भी लिख सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल लिख सकता हूँ। और फिर उन्होंने मुझे बाल कहानियाँ दी लिखने को, और वो एक ऐसा क्रम चला कि मेरी बाल कहानियाँ, बाल कविताएं, हर विधा को मैंने पकड़ना चालू किया और लिखना चालू किया उनके विषय में जान करके।
धीरे धीरे करके अपने रेखा चित्र वगैरह और जो अकादमियों से जब मैं जुड़ा, क्योंकि मैं 2006 में अकादमी सदस्य बना था ब्रजभाषा अकादमी का, तो वहाँ भी फिर जब मैं इतना नहीं जानता था कि ब्रजभाषा में कैसे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, लेकिन कुछ टूटे फूटे छंद लिखता था। और वहाँ जाकर के मैंने फिर उसको भी पढ़ा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पद पर आ गए तो हम सब कुछ हो गए, वहाँ जाकर के सीखना बहुत बड़ी बात थी और उनके बीच में खड़ा होना। तो आज वही है कि 2006 से और पिछले वर्ष तक मैं लगातार ब्रजभाषा अकादमी का मेंबर रहा हूँ। जब कमेटी बनी तब मुझे उन्होंने सदस्य बनाया, और इसके अलावा राजस्थान साहित्य अकादमी ने भी 2011 में मुझे सदस्य बनाया। बाल साहित्य अकादमी का जब पूरा उसकी संरचना बनी तो उसमें मेरा पूरा सहयोग रहा, और उसके बाद संस्थापक सदस्य के रूप में मुझे रखा, जो पिछली वर्ष जो पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी उसका भी मैं मेंबर रहा। तो ये मेरे लिए स्वयं मैं मानता हूँ कि ईश्वर का एक आशीर्वाद था और इस माटी का वरदान है मेरे लिए कि कहीं ना खड़ा रहूँ तो राजस्थान में तो मुझे अंजी अंजुम नाम से जाना ही जाता है। बस जब आपने अपना करियर शुरू किया उस समय वर्तमान आप सरकारी सेवा में हैं, जी है ना? उस समय जब आपने करियर शुरू किया उस समय डी फार्म आपने किया था, और उस समय आप कोई इज्जतदार कोई भी प्रोफेशन की तलाश में थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने जो अनुभव किया उस समय का परिवेश अगर मैं याद करता हूँ तो उस समय कवि के बारे में जब भी जिक्र होता था, जब भी कवि का परिचय करना होता या उसके बारे में जो धारणा होती थी, वो बोलते थे वो बेचारा कवि है। तो कवि को आर्थिक मापदंडों में बहुत ज्यादा सक्षम और सफल नहीं माना जाता था। तो उस समय आपने कैसे सोचा कि चलिए यही करियर बनाते हैं, इसी विधा में आगे चलते हैं? नहीं, एक्चुअली मैंने इस विधा में कोई अपना करियर नहीं बनाया, और ना मैं सोचा उस समय? ना कभी नहीं सोचा मैंने। तो ये पेशन था, एक शौक था। और बाकी मानता हूँ कि ईश्वर जब मुझे कुछ कहता तब मैंने वो लिखा, और ईश्वर के रूप में मैं सच बताऊँ आपको, जैसा जिसने मुझे कहा, ठाकुर जी ने मुझे वैसा लिखने के लिए प्रेरित किया। जैसे आकाशवाणी दिल्ली ने मुझे जैसे कहते हैं ना रेखा चित्र लिखने के लिए समस्या देना, उस सांवरी युवती की हंसी, उस पर मुझसे रेखा चित्र लिखवाया। उस सर्द भरी रात कुछ ऐसे था वो लिखवाया मुझसे, और इस तरह के करीब उन्होंने मुझसे 8-10 इस तरह के रेखा चित्र लिखवाए। तो मैं बड़ा आश्चर्य करता था कि यार इनमें मैं कैसे लिख पाऊंगा। रेखा चित्र मुश्किल होता है? क्या होता है उसमें? एक कोई टॉपिक दिया जाता है उसमें लिखना होता है? किसी व्यक्ति के जो चेहरे के हाव भाव, उसके विचारों को, उसकी अच्छाइयों को, बुराइयों को, उसके हाव भावों को और उसके रेखांकन करना, उसके कपड़े हैं, उसका चलना फिरना है, उसका बोलना है, इस तरह के कई मोहरे जो बिल्कुल जीवंत होते हैं और हम उनसे मिल चुके होते हैं। तो वो संस्मरण जो होते हैं उनको रेखांकित करना शब्दों से, शब्द चित्र भी बोल सकते हैं उसे, कि जैसे उसकी आंखें ऐसी थी, या उसके जो नाक थी सुहासारी नाक, जो पाठक है उसके सामने पूरी साकार हो जाए, उसका रूप साकार हो जाए। बिल्कुल इस तरह का रेखा चित्र जो महादेवी वर्मा ने लिखा था, आपको ध्यान हो तो घीसा रेखा चित्र बड़ा फेमस है उनका। तो इस तरह के रेखा चित्र काफी लिखे। उनको पढ़ा आचार्य चतुर सिंह वगैरह को? हाँ, खत्री को पढ़ा? बिल्कुल। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैंने 10वीं जब पास की तो यहाँ मुझे पहली बार एक किताब मिली थी आनंद मठ बंकिम, और हाँ बंकिम चंद्र जी की। मैंने पूरी पढ़ी वो एग्जाम देने के बाद, और उसके बाद मुझे पता नहीं क्यों ऐसा शौक लगा कि जब मैं डी फार्मा करने गया भरतपुर, तो वहाँ एक स्टॉल थी, बुक स्टॉल, जो रेलवे स्टेशन पे पहले हुआ करती थी, बड़ी बात थी। तो वहाँ हिंद पॉकेट बुक की, उस पर आचार्य चतुर सेन और शिवानी, उन्होंने पॉकेट एडिशंस निकालते हैं। बिल्कुल शिवानी के और इनके बुक। शिवानी का एक पैराग्राफ पढ़ने में आपको आधा घंटा चाहिए, बहुत आनंद आता है समझने के लिए, अंदर तक आत्मसात करने के लिए। मैं भी पढ़ने में स्टूडियो को शुरू कर रहा हूँ, मुझे पढ़ने का शौक रहा, मेरे पापा को था, मुझे भी था। कई बार ऐसा हुआ है शिवानी को पढ़ते हुए कि जब मैंने पढ़ना शुरू किया, पढ़ा, उसको उठा के रख दिया, फिर उसको सोचा क्या लिखा, क्या गजब लिखा, यानी पूरा चित्र, पूरा उस समय का पूरा वृत्तांत सब कुछ साकार हो जाता है। बिल्कुल उनका जो लेखन था वो बिल्कुल ऐसा लगता है जीवंत उतार देते थे। वो रेखा चित्र जो हुआ करते, मतलब वो रेखा चित्र का ही स्वरूप है उनका। जब वो कहती थी कि गुलाबी गालों की कनखियों पर, जब वो लिखती थी शमशान चंपा पे, या कस्तूरी मृग उनकी जो कहानी है, इस तरह की जब भी उनकी कोई भी रचना हमने उठाई तो मुझे शिवानी और आपके आचार्य चतुर सेन, इन दोनों को पढ़ने का बड़ा शानदार हो रहा कि मैं इनको पूरा पढ़ा। फिर धीरे धीरे करके भगवत चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर, इनको पढ़ा। और सच बताऊं, मैंने सबसे लास्ट में जाकर, अंत में जाकर के प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद को पढ़ा।
मेरा जब भी लोग पहले वहां से शुरू करते हैं, वहां से कोर्स लोग भी आती है। प्रेमचंद से शुरू करते हैं। हाँ। मैंने अंक पढ़ा उनका, और मुझे आज भी यदि कहीं अच्छा लगता है, जैसे कल भी मैं रस कपूर किताब खरीद के लाया। रस कपूर पढ़ी आपने? नहीं, अभी पढ़ी नहीं है, आनंद स्टार्ट करूँ। आनंद शर्मा जी की मैंने पढ़ी हो। अच्छा। और मैंने लगभग 200 लोगों को गिफ्ट किए। अरे वाह, इतनी अच्छी किताब है वो, अद्भुत है, अद्भुत किताब। आज भी मेरे पास है वो, बिल्कुल। आज भी मेरे पास है। और राजस्थान, अगर आपको इतिहास, राजस्थान के इतिहास को किसी को समझना हो, तो रस उसकी कपूर- गहराई तक जाना हो, रस तो कपूर- रस कपूर व्यक्ति को जरूर पढ़ी थी। हमारे जयपुर के लेखक है वो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छा लिखा है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, आज उसका जिक्र हुआ। और मैं ये बात लोगों तक अपने पाठकों से कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज जरूर पढ़ें उस किताब को, एज ए रेफरेंस के रूप में इसको काम में। नहीं, बिल्कुल, रस कपूर को पढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी कि हम उसे पढ़ते हैं। कुछ किताबें ऐसी हैं साहित्य की कि उनको हमें पढ़ना चाहिए। और मानना मेरा यही है कि जो आप कह रहे थे कि जीविकोपार्जन के लिए, मैंने कभी जीविकोपार्जन के लिए नहीं किया, क्योंकि कविता मेरा मानना है अमूल्य होती है। बिल्कुल, हम इसका कोई मूल्य नहीं ले सकते। बिल्कुल सही। यदि हमने इसका मूल्य लगाया, चाहे वो 2000 लगाएं, चाहे 5000 या 10,000, कोई मूल्य नहीं होता। और इसका जो पारितोषिक मिलता है, मैं सच बताता हूँ कि जो मुझे पहला पुरस्कार मिला और जो मुझे अभी मिला, उसके बीच में यदि कोई राशि का भी अंतर है, चाहे वो 1.5 लाख का हो, चाहे 1 लाख लाखों के नाम मिले हो। हाँ, लेकिन पुरस्कार मिले हो। हाँ, मेरे लिए सब बराबर है, क्योंकि वो मेरी रचनाओं को मिले हैं, वो मुझे नहीं मिले। बिल्कुल सही। तो मेरा मानना ये कि कविता का कोई मूल्य नहीं है। और यही बात थी, मैं उस समय भी कह रहा था कि जो परिस्थितियों के खिलाफ जब राजा राम हुआ करते थे, तब उस समय एक परिस्थिति थी कि सीता और लवकुश वाल्मीकि के आश्रम में हुआ करते थे, और राम की उस समय अवहेलना थी। और ऐसी परिस्थिति के खिलाफ उन्होंने जो भावना पैदा की भगवान राम के लिए, वो रामायण के रूप में आपके सामने आ गई। एक ऐसा समय था जब अकबर का शासन था, और चारों तरफ हर वर्ग, हर संप्रदाय अलग अलग बटा हुआ था, चाहे वो हिंदू संप्रदाय हो या अन्य उसकी शाखाएं थी, वो सब अलग अलग टूट फूट में थी। और शैव मत, शाक्त मत, और जो वैष्णव, सब अलग अलग हुए, और जातियां अलग अलग बटी हुई थी। ऐसे स्थिति के अंदर जब सबको समन्वय की नीति से, समन्वय की भावना के साथ और उस परिस्थिति से लड़ते हुए जो युद्ध हुआ, वो रामचरितमानस के रूप में हुआ, वो आज अपने घरों में रहता है। तो कविता वो है, कविता को हम, इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो अमूल्य होती है। न तो वाल्मीकि जी ने रामायण का कभी कोई, मैं मानता हूँ कि उन्हें कोई पैसा मिला होगा लिखने का, न रामचरितमानस को लिखने का उनके पास किसी भी संस्करण का कोई पैसा गया होगा, किसी गीता प्रेस ने भेजा हो शायद। लेकिन वो मूल्य जो है, वो बाबा तुलसी जानते हैं, वो मूल्य वाल्मीकि जी जानते हैं। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखिए, सोशल, जब आपने शुरू किया था उस समय सोशल मीडिया नहीं था, ठीक है। उस समय लोगों को ज्ञानार्जन का, समझने का, पिछले समय कोई आने वाले समय को समझने का पुस्तक ही एकमात्र माध्यम हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान समय में सोशल मीडिया है, लोगों के पास किताबें पढ़ने का, अखबार पढ़ने का टाइम नहीं है। ऐसे में क्या चुनौतियां हैं, क्या भविष्य है? देखिए, मैं बताऊं आपको, जैसे अपन कहते हैं कि पुराने टाइम में किताबें ही एक माध्यम थी, पहले तो अपन इसको थोड़ा चेंज करें। ये प्रश्न अपना अलग है, क्योंकि पुराने समय में जो हेला ख्याल हुआ करता था, बिल्कुल, वहाँ किताबें नहीं पढ़ी जाती, वहाँ उन हेला ख्याल में ही सारी गीत वगैरह, और वो लोगों को और बच्चों को सबको याद हो जाते हैं। आपने भी महसूस किया होगा। देखो, मैं आपकी बात को इसलिए कर रहा हूँ कि सिर्फ किताबें ही एक माध्यम नहीं होती। बिल्कुल, लोक संस्कृति का अद्भुत बात है ये, और लोक संस्कृति जो हमारी हुआ करती थी, यही उन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजने का मतलब उस ज्ञान को ट्रांसफर करने का एक कार्य करती थी। लेकिन आज सोशल मीडिया बहुत हावी है, लेकिन सोशल मीडिया का उपयोग उस तरीके से नहीं हो रहा है। ये एक आज बड़ी दिक्कत है। किताबों के लिए चुनौती के रूप में लेते हैं? नहीं, किताबों को तो आज बच्चा पढ़ ही नहीं रहा, वो देखना ही नहीं चाहता किताबों को, क्योंकि आज तो हम उस हवाई जहाज पर बैठे हुए हैं, मैं आपको बताऊं, जो एक उस स्पीड में दौड़ रहा है कि उसके जो चालक को भी नहीं पता कि ये क्या स्पीड है, मंजिल क्या है, और उन्हें ये भी नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है। तो आज ये परिस्थितियां हैं हमारे बच्चों के सामने, हमारे सामने, कि हम उन्हें दे क्या रहे हैं, हम उन्हें परोस क्या रहे हैं, हम उनके नैतिक चरित्र के बारे में या उनको शिक्षा के बारे में या जो सही जो गुण होते हैं, हम उनको सच्चरित्र के गुण ही नहीं दे पा रहे हैं। और यही कारण है कि आज बच्चे, आप देख रहे हैं कितनी घटनाएं हो रही हैं,
जी बिल्कुल। तो सोशल मीडिया पे आना अच्छी बात है और सोशल मीडिया का होना बहुत बड़ी बात है, और लेकिन इसके साथ साथ सोशल मीडिया के द्वारा वो किताबों से भी जुड़ा है, मुख्य किताबों से जुड़ना भी है। हमारे दोस्तों में साहित्यिक माहौल बनाने के लिए और उसे और समृद्ध करने के लिए क्या कभी सोचा है? कुछ योजना बनाई है? मैं देखिए आपको बताऊं, मेरी योजनाएं सिर्फ दौसा के लिए नहीं है, और आपको मैं इसका बता भी दूं कि जो मुझे कुछ राशियां मिलती हैं, कुछ राशियां अपने जो पुरस्कारों की होती हैं उससे मैं साहित्य मंडल से नाथद्वारा में मेरे 2 पुरस्कार, एक मेरी माताजी के नाम से और एक पिताजी के नाम से वहाँ शुरू किए हुए हैं मैंने। साहित्य सेवा के लिए? साहित्य सेवा के लिए उनको देता हूँ। वार्षिक पुरस्कार, हाँ वार्षिक है, 2 पुरस्कार, और एक पुरस्कार मेरा इस समय दिनेश चंद पाठक शशि जो मथुरा से कार्यक्रम करते हैं, एक पुरस्कार उनके कार्यक्रम में मैं प्रतिवर्ष देता हूँ। तो ये तो मैं पुरस्कार देने का है। इसके अतिरिक्त भी इस बार जैसे अपने खाटू श्याम जी के एक साहित्यकार थे और वो बोले कि मेरी किताब नहीं आ रही है और मैं बड़ा दुखी हूँ, मुझे तो लगता है मेरी कविताएं और मैं व्यर्थ हैं। तो मैंने कहा आप बिल्कुल परेशान ना हो, चंद्र प्रकाश नाम है उनका, मैंने कहा आप चंद्र प्रकाश जी आप अपनी रचनाएं भेजिए, आपकी किताब मैं प्रकाशित करवाऊंगा। तो उनकी किताबें मैंने प्रकाशित करवाई पूरी। और इसके अलावा एक अनुरागी भारद्वाज हैं, उनकी रेखा चित्र की पुस्तक पूरी मैंने प्रकाशित करवाई और उसका पूरा पेमेंट भी मैंने किया। तो मैं सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ दौसा से हो, जितना प्रयास होता है अकादमी में रहा तो दौसा के लोगों का बहुत जितना सहयोग हो सकता था अपनी तरफ से किया, और बाकी यदि कहीं कोई ऐसी परेशानी आती है किसी को तो उसमें भी मैं सहयोग करने को तैयार हूँ। यहाँ तक कि जो नए जितने भी रचनाकार हैं आपके, वो सब जानते हैं कि उन्होंने यदि मुझे कोई कार्य दिया है तो मैंने उस कार्य को शायद 5वें दिन से ज़्यादा नहीं रखा, उनको तुरंत करके दिया। तो मेरा मानना यह है कि जैसा भी कोई कार्य दिया होता है, क्योंकि एक समय चाहिए, इस प्लेटफॉर्म को एक समय चाहिए, लेकिन मैं इतना समय यूँ नहीं दे पाता क्योंकि मैं रहता हूँ मथुरा, वहाँ से आकर के करना बड़ा कठिन हो जाता है मेरे लिए। लेकिन हाँ, यदि कोई जिम्मेदारी होती है और वहाँ से मैं कर सकता हूँ तो मैं अवश्य उस जिम्मेदारी को पूरा कर सकता हूँ और निभाने का प्रयत्न करता हूँ और आगे भी करूँगा इसको। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। बहुत सी बातें जो आपसे की और बहुत दिनों बाद बात करने में मजा आया, पुरानी भी स्मृतियां मेरी भी ताजा हुई और मुझे बड़ा अच्छा लगा इनफैक्ट आपसे बात करके। यूँ लगा जैसे किसी पुराने मित्र से मिले और पुराने साहित्यकार मित्र से मिले। मैं साहित्य में बहुत दखल नहीं रखता, दखल बहुत क्या, दखल ही नहीं रखता, और यूँ लग रहा है कि बातों का सिलसिला यूँ लंबा चलता रहे। लेकिन मैं जानना चाहूँगा आगे लक्ष्य क्या है? देखिए, साहित्य का कोई लक्ष्य नहीं होता, साहित्य सेवा अनवरत जारी रहे। हम जितना कर सकते हैं, क्योंकि ये कहना कि हम आगे क्या कर सकते हैं मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये है कि जो भी काम हो, मेरा जो उद्देश्य है वो सनातन संस्कृति हमारे बच्चों में फैले। और मेरा जो उद्देश्य, जैसे अभी मैंने 2 वर्ष से मैं लगातार यहाँ अपने स्काउट के जो वो कैंप होते हैं, इन कैंप में बच्चों को कविता लिखना सिखा रहा हूँ। उनको कविता लिखाना या उनको कविता सिखाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, आपको बताओ, उनको कविता और कहानी से जोड़ना मेरा उद्देश्य है। और वो इस बहाने कम से कम उन रचनाओं को पढ़ें आगे के लिए अपनी, और नई तैयार करेंगे तो वो पढ़ेंगे वो बच्चे। तो उनको कविता कहानियों की किताबें बांटता हूँ मैं कि आप अपनी पढ़ें और आगे इस तरह का लिखें, तो कोशिश रहती है। तो मेरा विचार ये है कि बच्चों में संस्कार और संस्कृति दोनों का विकास हो, और इसी के लिए मेरा एक उद्देश्य है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। और आज आवश्यक है कि हम हिंदी भाषा को भी साथ लेकर के चलें। बिना हिंदी भाषा के हम हमारे साहित्य से और हमारी संस्कृति से विमुख होंगे। तो बहुत आवश्यक है। कविता को महज एक कविता या मनोरंजन का साधन नहीं बना सकते। हम सिर्फ ये सोच करके कि हमने कविता पढ़ दी या हमने कविता कहीं गा दी और यह हमारी कहीं प्रकाशित हो गई, वो उद्देश्य पूरा हो गया, वो हमारा उद्देश्य नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। उससे किसी में कोई साहित्यकार का नहीं होना चाहिए। हाँ, उससे कोई परिवर्तन आता है। हाँ, बड़ी चीज है। हाँ, उससे कोई, वह हमारा उद्देश्य पूरा होना चाहिए। और जब ये हमें लगेगा कि हाँ बच्चों के हाथ में किताबें हैं, तो वो मेरा उद्देश्य उस दिन पूरा होगा। मुझे लगेगा कि हाँ कुछ हुआ नया, अच्छा हुआ, और मैंने कुछ प्रयास कर सकता था। उसमें एक चिड़िया की जो चोंच का पानी बन सकता हूँ बस।
चलिए, आपकी ये सकारात्मकता, आपकी ये साधुवादिता बनी रहे, यूं आगे बढ़ते रहे। ये थे हमारे साथ अंजुम। अंजुम का मतलब इस वार्तालाप के दौरान हमने जाना और समझा सितारा होता है दौसा के एक युवा जो सच में एक सितारा साबित हो रहा है। दौसा और उसके आसपास के क्षेत्रों में कितने लोग इस बात से परिचित है, इसका मुझे बहुत गहराई से आभास नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं और मानता हूं कि साहित्य सेवा का ये सफर जो तय कर रहे हैं और जिस गति से और जिस स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं और साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान और नाम कर रहे हैं, वो वाकई काबिल तारीफ है। हमारे समय के लोगों को और आने वाले लोगों को अंजुम के इस योगदान को सदैव याद रखना चाहिए और समझना चाहिए कि कुछ भी तयशुदा नहीं होता। अगर आपकी मंजिल सही है, नीयत सही है, तो नीयत ही आपको कहीं भी लेके जाती है और उस मुकाम पर लेकर जाती है जिसे देखकर लोग रश कर सकते हैं। अंजुम से हमारी मुलाकात वाकई बहुत अच्छी रही। आशा हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मित्र, थैंक यू, धन्यवाद। यार मित्र, मजा आ गया बात करके, सच बता रहा हूँ। इंटरव्यू